हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 66 ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़। लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट लेक्चर में जो है एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल रिलेटेड वो रह गया था आपका, तो चलो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है मैंने बोला था कि आज मार्कर नहीं है मेरे पास तो मैं करा नहीं पाऊँगी। तो इसका देखो फॉर्मूला हमें दे रखा वाई ए प्लस में बी। अब देखो वैल्यू क्या क्या गिवन है, एस स्क्वायर गिवन है, वेरिएंस दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कंसिडर द सिंपल रेगुलेशन इक्वेशन एंड देन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन एस वाई स्क्वायर निकालना है। अब देखो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है रिग्रेशन का, एस टू वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू में एस एक्स स्क्वायर प्लस रेजिडुअल वेरिएंस। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। बी का वैल्यू हमें गिवन है, बी का वैल्यू कितना है आपका, बी का वैल्यू क्या है 0.2। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर इंटू में एक्स टू एक्स। ठीक है, ये भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 250 दे रखा है, 250 दे रखा है ना, ये रहा देखो ये 250 प्लस रेजिडुअल वेरिएंस भी दे रखा है, वेरिएंस भी दिया हुआ है, कितना होता है 5। ठीक है 5। तो अब जब हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, इस फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस फैक्टर को सॉल्व करने के बाद जो है वो हमारा निकल कर आएगा 0.04 इंटू में 250 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10। तो 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15। ये याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बस इसका अच्छे से। ठीक है, देन और भी कोई क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने बताया था देखो डेसिबल वाला, एक साइड रखना हमेशा आप 2 4 8, दूसरी साइड रखना +3 होएगा आपका हमेशा। तो यहाँ पर क्या है, अगर डबल सोर्स हो जाएंगे तो +3 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएंगे तो +6 हो जाएगा, 8 गुना सोर्स की बात करेगा तो प्लस कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। 3 का टेबल चलेगा, यहाँ पे 2 का टेबल चलेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि एरोप्लेन जो इनिशियली 110 डेसिबल था, साउंड लेवल व्हाट इज़ द साउंड लेवल ऑफ 5 सच आइडेंटिकल एरोप्लेन। अगर 5 एरोप्लेन और अगर ऐसे उड़े जिसका 110 डेसिबल साउंड लेवल है तो क्या आपका साउंड लेवल जो हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नियर बाय 4, तो अब 5 की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, जो 110 है 110 में हम क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 117 डेसिबल। ठीक है, अगर आपसे बोले कि एक एरोप्लेन इतने पे उड़ रहा है 5, अगर 5 एरोप्लेन की बात करेगा तो यहाँ पर मैं क्या कर देती +3 कर देती। ठीक है, तो 113 डेसिबल आपका करेक्ट आंसर आ जाता। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, हाँ ये वाला हाउ मच द पॉपुलेशन रीच टू 0.7। अब इसमें जो काम का था वो ये था। ठीक है, काम का फैक्टर जो था वो ये था। इसमें क्या था, मैंने क्या बताया था 70। ठीक है, फॉर्मूले में हमेशा याद रखना 70 ईयर्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे 2, 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ दी 35 आपका आंसर आया था। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाउ लॉन्ग द पॉपुलेशन, तो 70 ईयर्स डिवाइडेड बाय रेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो 35 ईयर आपका आंसर यहाँ से निकल के आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्डनेस ऑफ मिनरल डिपेंड ऑन 1 केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल मेकअप, 2 फिजिकल मेकअप एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, 3 पेरेंट मटेरियल, 4 केमिकल कंपोजिशन एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो क्या होना चाहिए,
हार्डनेस क्या कहता है बेसिकली, हार्डनेस क्या कह रहा है आपका, द हार्डनेस ऑफ मिनरल इज डायग्नोस्टिक बिकॉज द हार्डनेस इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्ड एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल लैटिव्स। ठीक है, अब केमिकल कंपोजिशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ मिनरल इज द रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग। ठीक है, इट इज़ डिपेंड अपॉन, जो हार्डनेस है, हार्डनेस आपका किस पर डिपेंड करता है, एक तो केमिकल कंपोजिशन पे। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन पे, दूसरा एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन या फिर स्ट्रक्चर पे। तो केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पे आपका डिपेंड होता है आपका हार्डनेस। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो टाइप ऑफ एलिमेंट, किस तरीके के एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है। एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो हाउ एटम आर बॉन्डेड टुगेदर, किस तरीके से वो एटम जो है वो अरेंज है। ठीक है, तो ये मेनली जो हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट और डायमंड की, ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड, डायमंड क्या है, डायमंड का क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बहुत हार्ड होता है। मो हार्डनेस के स्केल पे अगर हम बात करें तो डायमंड का हार्डनेस कितना है, 10 होता है। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो कैसा होगा, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, वीक लेयर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है, तो सॉफ्ट होगा, इसलिए हार्डनेस कितना रहेगा उसका, कम रहेगा, 1 और 2। तो जैसे जैसे कैसा उसका केमिकल कंपोजिशन है, कैसा उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो जितना ज़्यादा हार्ड होगा उतना ज़्यादा हार्डनेस आपकी होगी, उतना ज़्यादा मो स्केल जो हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज डिपेंड अपॉन कंपोजिशन एंड एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट। तो केमिकल कंपोजिशन एंड एटॉमिक कंस्टिट्यूएंट्स पे आपका बेस्ड होता है। क्लियर है? मेजर एट्रीब्यूट ऑफ रीस्टोर्ड इकोसिस्टम आर representation of all functional group, amelioration of physical environment, resilience and integrity, absence of potential threats. Choose the correct answer. There are multiple correct answers are there. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर बेसिकली? तो मेजर एट्रीब्यूट ऑफ रीस्टोर्ड इकोसिस्टम, रीस्टोर्ड इकोसिस्टम में बेसिकली आपका क्या देखने को मिलता है, रीस्टोर्ड इकोसिस्टम में तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑल ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट, कि सारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप मतलब कि सारे के सारे क्या हैं आपके ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट है। तो बैलेंस कम्युनिटी की बात कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप, हर किसी को रिप्रेजेंट करना मतलब ऑल ट्रॉपिक लेवल्स आर प्रेजेंट, और मतलब कि बैलेंस कम्युनिटी की बात कर रहा है। देन एम्युलरेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, एम्युलरेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब सॉइल, वाटर, क्लाइमेट सब कुछ जो है वो इम्प्रूव क्वालिटी में, हैबिटेट जो है वो रीस्टोर्ड है, मतलब सॉइल वाटर क्वालिटी जो है वो अच्छी है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी में जो आपके प्रेजेंट है। और इंडिकेटर ऑफ सक्सेस क्या बताता है, हैबिटेट रिस्टोर। ठीक है, रेजिलेंस एंड इंटीग्रिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, तो नेचुरल प्रोसेस रिज्यूम। ठीक है, एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट की अगर हम बात करें तो नो इन्वेजन नो पोल्यूशन, नो इन्वेजन नो पोल्यूशन, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन जो हमें देखने को मिलता है। तो रीस्टोर्ड इकोसिस्टम का बेसिकली क्या मतलब हुआ, बेसिकली क्या मतलब हुआ था, मेजर एट्रीब्यूट्स अगर हम देखें तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ऑल ट्रॉपिक लेवल्स आर प्रेजेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट की भी बात होगी, रेजिलेंस इंटीग्रिटी की बात होगी, एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स की भी बात होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव आर करेक्ट। आज सुबह ही मैंने EIA का सेशन कराया है, मैंने बात की थी कि आपको मैथ्स द फॉलोइंग में आपको ये आते हैं। ठीक है, अब मुझे बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। ऑडिटिंग 10, ओ स्टैंड्स फॉर ऑडिटिंग, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग। ठीक है, 1 का क्या होगा, देन 20 दैट इज रिलेटेड टू, 20 दैट इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड था, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, है ना। तो 20 आपका ये हो गया, लेबलिंग से रिलेटेड है ना आपका, लेबल, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, लेबल लगाएंगे भैया कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कैसा है, तो 20। और 50 की बात होगी तो 50 दैट इज रिलेटेड टू, 50 दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल लेबलिंग स्टैंडर्ड,
50 दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल लेबलिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, लेबलिंग स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंटल लेबलिंग स्टैंडर्ड इज 50. 60 क्या कह रहा है, इन्वायरमेंटल टर्म एंड डेफिनेशन, इन्वायरमेंटल टर्म एंड डेफिनेशन. तो ए का क्या होगा, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, ए का 1, बी का लेबलिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 4 इन्वायरमेंटल टर्म एंड डेफिनेशन बताना, और सी का 4 और डी का 2 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनजीओ मूवमेंट एंड ईयर ऑफ स्ट्रगल, साइलेंट वैली स्ट्रगल, ईयर बताने अब हमें इसमें, एनजीओ मूवमेंट एंड ईयर ऑफ स्ट्रगल, साइलेंट वैली स्ट्रगल, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट एंड गंधमर्दन मूवमेंट. तो कौन सी मूवमेंट कब कब हुई थी आपकी, अब साइलेंट वैली मूवमेंट जो है आपका केरला में हुआ था फॉर द डैम, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलेटेड टू डैम. तो साइलेंट वैली मूवमेंट डैम से रिलेटेड था, कब हुआ था, 1980s में, 1980s में. चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें तो चिपको मूवमेंट क्या था, उत्तराखंड में देखने को मिला था 1970 में, 1970 में, ठीक है, 1970 या 1973 में, 1973 में. एपिको मूवमेंट कब हुआ था आपका, एपिको मूवमेंट भी जो है आपका कर्नाटका में हमें देखने को मिला, ऑन विच ईयर, नाइनटीन एट्टी थ्री में. और आपका ये जो लास्ट है दैट इज दी तो साइलेंट वैली मूवमेंट 1973, ठीक है. चिपको मूवमेंट की बात करेंगे तो 1978. एपिको मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे, एपिको मूवमेंट इन 1983 और गंधमर्दन मूवमेंट दैट इज 1980, ठीक है. चिपको मूवमेंट, चिपको वैली स्ट्रगल इन केरला, कहाँ पर हुआ चिपको वैली स्ट्रगल, केरला में हमें देखने को मिला 1973 में, टू स्टॉप द हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम एंड सेव द रेन फॉरेस्ट. चिपको मूवमेंट की बात करें उत्तराखंड में देखने को मिला 1978 में, विलेजर्स हग द ट्री टू प्रिवेंट फेलिंग एंड वुमेन प्लेड द मेजर रोल ऑन देयर, ठीक है. एपिको मूवमेंट जो है इंस्पायर्ड बाय चिपको, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इन वेस्टर्न घाट पे बात की गई. गनमर्दन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो दिस इज द ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट द माइनिंग फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन, ठीक है. तो डी का क्या है आपका सेकंड, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 1 का, ए का 1, फिर ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं. चलो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा चेक करती हूँ, लेकिन आपका ईयर ऑफ ऑर्डर यही रहेगा, साइलेंट वैली स्ट्रगल वाला, ठीक है. मे भी हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Saturation vapor pressure at a given temperature is 900 m bar while it is 600 m bar at dew point temperature. What will be the relative humidity? तो बच्चा रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए बात की गई है. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो फॉर्मूला होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, एक तो 600 बार एट अ ड्यू पॉइंट डिवाइडेड बाय जो आपको एट अ सैचुरेशन जो प्रेशर दे रखा है वो इनटू में 100, परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, तो 100, ठीक है. ड्यू पॉइंट डिवाइडेड बाय में सैचुरेशन वेपर प्रेशर. तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम इस फैक्टर को, तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आएगा 66.7%. फॉर्मूला याद रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू ड्यू पॉइंट डिवाइडेड बाय सैचुरेशन ह्यूमिडिटी इनटू में 100. ड्यू पॉइंट
देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, साइमल्टेनियसली मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी y percentage and temperature x degree Celsius at a given site are given as under y 30 40 45 60 65. X is 40 35 30 25 20. The correlation coefficient between y and x is, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का, क्या फॉर्मूला होगा आपका. तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, हमें यहाँ पे पहले एक तो ट्रेंड देखना है. अगर x का वैल्यू देखें तो 40 35 30 25 और 20, तो x का जो कंसंट्रेशन है, x जो है वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं. y की वैल्यूज़ अगर देखें तो 30 40 45 60 65, y का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है. तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिल रहा है कि x का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है और y का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है. तो यहाँ पर r जो है हमें स्मॉल नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है. सो r नेगेटिव क्लोज टू -1. सो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि जो r नेगेटिव है, r नेगेटिव क्लोज टू -1. किसके क्लोज होता है, -1 के क्लोज होता है. फॉर्मूला अगर हम देखें, शॉर्टकट फॉर्मूला देखेंगे, r जो है वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ xi माइनस x बार मीन yi माइनस y बार मीन. ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट xi माइनस x बार का स्क्वायर इनटू में yi माइनस y मीन का स्क्वायर. अब अगर हम मीन वैल्यू देखें, मीन वैल्यू कैसे निकालोगे मीन वैल्यू को, सारी की सारी जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसमें क्या कर लो, आप ऐड कर लो. टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लो. इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर लो. तो यहाँ पे आपका 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा, 30. इन सारे सिमिलरली इसका भी हम मीन निकालेंगे. ठीक है, तो जब इसका भी हम मीन ये 240 था, 240 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 48. और यहाँ पे 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू में 30. ठीक है, यहाँ से निकल गया हमारा मीन. अब क्या करेंगे हम, मीन जो निकल गया, पेज पे मैं सॉल्व करके ही दिखा देती हूँ इसको. देखो, ये है x, ये है y. 40 35 30 25 20, 30 40 45 60 और 65. ठीक है, x माइनस में x बार, y माइनस में y बार. अब x को जो हमारा मीन निकल कर आया था 30, उससे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. मतलब कि 40 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10. 30 माइनस 35 इज़ 5 और सिमिलरली 0 माइनस 5 और माइनस 10. सिमिलरली फॉर द y 48 निकल कर आया था, तो 48 माइनस 18 माइनस 8 माइनस 3 12 और 17. अब क्या करेंगे, x माइनस x बार, x माइनस x बार मीन माइनस y माइनस y बार. ठीक है, इनको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद 180 40 0 माइनस 60 और माइनस 170. सिमिलरली इसका जो है हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसका भी जो है हम स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, यहाँ से स्क्वायर करने के बाद भी हम कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे, 25 और 100. 324 मैंने ये सॉल्व कर रखा है, 64 9 144 और 289. अब क्या करेंगे, यहाँ पे सम टोटल ऑफ x माइनस x बार, y माइनस y बार
इज इक्वल्स टू, तो -180 सम टोटल -180 -40 प्लस 0 -60 -170। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो आपका क्या निकल कर आएगा -450। ये जितनी भी वैल्यू हमने जो सम टोटल करा है इसको हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला में पुट ऑन कर देंगे। जब हम आर को फॉर्मूला में पुट ऑन कर रहे हैं, आर 450, ठीक है, 450 अंडर द रूट 250 इंटू में 830 इज इक्वल्स टू -140 अंडर द रूट 207500। ठीक है, तो आंसर जो है आपका यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 0.99। ठीक है, आर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 0.99 यहाँ पर निकल कर आएगी। अब देखें ज़रा आंसर क्या कह रहा था, 0.99। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगर एग्ज़ाम में आप एक और तरीका आप लगा सकते हो, देखो किस, आप ट्रेंड देख लो किसका इंक्रीज़ हो रहा है और किसका डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम पता लगा सकते हैं कि जिसके आगे माइनस साइन होगा। ठीक है, अगर एक्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वाई जो है अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है, वाई अगर इंक्रीज़ हो रहा है आपका, तो आपका वैल्यू जो आएगा, आंसर जो आएगा, कोरिलेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन में हमें नेगेटिव था। ठीक है, 2 ऑप्शन में हमें यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा था, लेकिन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हम तुक्के से लगा सकते थे आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड सोलर पैनल एरिया फॉर फोटोवोल्टिक सेल विद एफिशिएंसी ऑफ 20% एंड इंसिडेंट सोलर रेडिएशन ऑफ 400 watt per meter to run at an electric geyser of 2 kilowatt। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें क्या क्या गिवन है, पावर गिवन है 2 किलोवाट, किलोवाट में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉट में, तो 2000। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, सोलर रेडिएशन गिवन है 400 watt per meter स्क्वायर, बोल रखा है ना 400 watt per meter स्क्वायर। और सोलर पैनल एफिशिएंसी ईटा भी हमें गिवन है, एफिशिएंसी भी हमें गिवन है 20%, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 0.2। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू पावर रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इनटू में इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन। तो अब पावर रिक्वायर्ड हमें कितना दे रखा है ना, पावर रिक्वायर्ड 2000। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना है हमें, एफिशिएंसी भी दे रखी है 0.2। ठीक है, 0.2, और इंसिडेंट रेडिएशन भी दे रखा है आपको 400 watt per meter स्क्वायर, है ना। तो इसको हम जब फॉर्मूला में पुट ऑन कर देंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 880 डिवाइडेड बाय 2000, ये इसका 0 भी यहाँ जाएगा ना। तो 2000 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, 2000 डिवाइडेड बाय 80, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना, पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इनटू में इंसिडेंट रेडिएशन। अगर पावर किलो वॉट में है कन्वर्ट करेंगे वॉट में। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे वॉट में। ठीक है, एफिशिएंसी परसेंटेज में है, कन्वर्ट करेंगे उसको, अगर यहाँ पे जैसे 20% दे रखा तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो 0.2। ठीक है, 0.2।
क्लियर है? करेक्ट आंसर क्या है? 25 मीटर स्क्वायर जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ अर्थवॉर्म आर मोस्ट सूटेबल फॉर वर्मी कंपोजिटिंग? वर्मी कंपोजिटिंग के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल अर्थवॉर्म जो है वो कौन से होते हैं आपके? बेस्ट जो होते हैं वो एपिजिक होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? एपिजिक। बेस्ट सूटेबल वर्मी कंपोजिटिंग वो कौन से होते हैं आपके? एपिजिक होते हैं। तो बेस्ट वर्मी कंपोजिटर एपिजिक। ये मैं करवाया भी हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, और इसके बारे में भी बताया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर एज अ ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री। ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ द कंट्री फर्स्ट स्टेट जो डिक्लेयर की गई थी वो थी आपकी सिक्किम। ठीक है, कौन सी थी? सिक्किम। अब एपिजिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये ईजी होते हैं, ईजी ईट द सरफेस एंड वेस्ट एफिशिएंटली। ठीक है, वेस्ट को एफिशिएंटली जो है वो आपका क्लीन कर देते हो, जिसमें रेड विगलर और रेड कैलिफोर्निया वॉर्म्स भी आते हैं, रेड कैलिफोर्नियन वॉर्म्स। तो रेड विगलर और रेड कैलिफोर्नियन वॉर्म्स। ठीक है, सबसे लोवेस्ट जो होती हैं वो किसकी होती है इसमें? याद रखना, सबसे लो इसकी होती है, मॉडरेट इसकी होती है, सबसे बेस्ट जो होते हैं वो एपिजिक होते हैं। ठीक है, चलो ऑर्गेनिक स्टेट इज द सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन अर्बन एटमॉस्फेयर द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड OH radical is 5 into 10 raised to the power 19 11 meter square and 1.8 into 10 raised to the power 12 molecules meter per square respectively. The rate constant for second order reaction between OH and methane is 8.36 into 10 raised to the power minus 10 meters cube and mole per cube per second. What is the instantaneous rate of oxidation of methane? तो इसमें जो फॉर्मूला आपका लगेगा, देखो मीथेन के लिए क्या दे रखा है? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19। OH की कंसनट्रेशन के लिए 1.8 10 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, 19 और 12। ठीक है, K का वैल्यू हमें दे रखा है, K रेट कांस्टेंट दे रखा है। K का वैल्यू कितना है आपका? 8.36। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड मीथेन, K का वैल्यू भी आपको दे रखा है। फॉर्मूला क्या कहता है? हमें रिएक्शन पता है, मीथेन प्लस OH दे विल फॉर्म दी प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है, रेट इज इक्वल्स टू K CH4 इंटू में OH। ठीक है, रेट क्या बोलता है? K CH4 और मीथेन। अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है? वैल्यू पुट ऑन करना है। K का वैल्यू 8.36 था इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। ठीक है, मीथेन का वैल्यू 5.10 इंटू रेज़ टू द पावर 11 एंड 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। अब मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इनको 5 1.8 और 5 और 1.8 और 8.36 को, तो पहले हम इस फैक्टर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम किस फैक्टर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? चलो देख लेते हैं फटाफट। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है आपका? रेट इज इक्वल्स टू में K मीथेन और OH। ठीक है, अब रेट में 8.36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर जो भी दे रखा है आपको। ठीक है, और यहाँ पर सिमिलरली 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 एंड 1.11 ये 19 है, 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12। ठीक है, अब सबसे पहले 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 इंटू में 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1.8 दैट इज़ दी 9। ठीक है, दैट इज़ 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर जो आएगा वो, और साथ ही साथ आपका हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे? 8.36 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.524। अब ऑप्शन में अगर देखें तो दो ऑप्शन 7.524 के दे रखे हैं। ठीक है, अब जब भी हमें वैल्यू आपके पावर सॉल्व करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं? पावर्स को क्या करें?
इसमें हमें पावर्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, ये फॉर्मूला पुट ऑन करके पावर्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो आपका करेक्ट आंसर जो निकल कर आएगा ना बेसिकली वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 7.52। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला याद रखना, रेट इज इक्वल्स टू के मीथेन इनटू में हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टोटल इरेडिएंस। कौन सा मीटर जो हम यूज़ करते हैं, तो पायरो हीलियोमीटर जो है हम इरेडिएशन को मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है, इरेडियंस को मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, पायरो हीलियोमीटर। ठीक है, डायरेक्ट बीम सोलर रेडिएशन जो आती है आपकी, पायर मतलब सन, दैट मेजर द सोलर रेडिएशन, दैट मेजर दी सोलर रेडिएशन। तो पायरो हीलियोमीटर मेजर दी टोटल इरेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रोराइजे इनहेंस प्लांट न्यूट्रिशन मेनली बाय producing sugar to root cell, absorbing water and mineral, converting atmospheric nitrogen to ammonia, enhancing the root growth। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो माइक्रोराइजे बेसिकली आपका क्या करता है, एब्जॉर्बिंग द वाटर एंड मिनरल, इट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल। क्लियर है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोराइजे क्या है, एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which article of Indian Constitution was used to Government of India to enact the Environment Protection Act 1986? कौन से आर्टिकल के तहत जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को जो है, तो आर्टिकल 253, मैंने बताया था ना, आर्टिकल 253 के तहत जो है इसको डिज़ाइन किया गया था, आर्टिकल 253। ठीक है, आर्टिकल 253। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज ऑब्जर्व्ड एट, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है हमें एट द इक्वेटर इन मिडल ऑफ ट्रोपोस्फेयर हमें देखने को मिलती है। द इक्वेटर इन अ मिडल ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो हमें सबसे ज़्यादा जो है आपकी देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो हमें कहाँ देखने को मिलती है, आपकी इक्वेटर इन द मिडल ऑफ एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।